Hi guys, till last lecture what we have covered was all about circular motion. तो हम लोगों ने, आपको याद होगा, सबसे पहले स्टार्ट किया था जब रोटेशनल डायनेमिक्स, तो तब से हम लोगों ने जो बात किया दैट वाज ऑल अबाउट व्हाट, सर्कुलर मोशन. वी सॉ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वी सॉ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एंड इन दैट वी सॉ मल्टीपल केसेस like conical pendulum, banking of road, and lot of many other applications we saw. In fact, I gave you the homework in the last lecture. मैंने आप लोगों को 3 सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिया था और मैंने बोला था आपको आप उसको एनालाइज करो और मुझे सेंड करो. किसी ने भी सेंड किया नहीं है. देखो ये आप लोग को बहुत भारी पड़ सकता है बच्चों एंड में. ये तो लॉकडाउन वगैरह सब खत्म हो जाएगा, आपकी पढ़ाई फिर से शुरू हो जाएगी और देखते देखते आपका बोर्ड एग्जाम भी आ जाएगा. तो उस टाइम पे आपको पछताने से अच्छा है कि अभी आप थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा उसको सीरियसली ले लो. आपके पास पूरा दिन है, कुछ भी काम नहीं है घर पे आपको, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा सीरियसली लो आप. ओके, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कहाँ से, सर्कुलर मोशन से. तो मैंने आप लोग को इससे पहले भी बता चुका हूँ कि आपका ये चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है 2 चैप्टर्स का. लास्ट ईयर की आप टेक्स्ट बुक उठाइए तो वहां पे आपको 2 अलग चैप्टर मिलेंगे, सर्कुलर मोशन अलग, रोटेशनल मोशन अलग. लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, दोनों को कंबाइन किया और कंबाइन नाम रखा रोटेशनल डायनामिक्स. सो सर्कुलर मोशन वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स वाले पार्ट से. सो फ्रॉम टुडेज लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज ऑल अबाउट व्हाट, रोटेशनल मैकेनिक्स. देखो मैंने आप लोग को बताया था रोटेशनल मोशन की कहानी जब भी शुरू होगी तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रिजिड बॉडी. ये स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है, रिजिड बॉडी. और उसका रीजन क्या है, हम लोग जितनी भी एनालिसिस करते हैं हम लोग नॉन रिजिड बॉडी पे नहीं करते, वी ऑलवेज डू ऑन रिजिड बॉडी लाइक दिस पेन. देखो रिजिड बॉडी क्या होती है मैं इससे पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर से एक बार थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूं. रिजिड बॉडी हर उस बॉडी को कहेंगे कि उस पर अगर आप फोर्स अप्लाई करो तो इंटरमीडिएट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई मार्क 2 पॉइंट्स ऑन दिस पेन, 1 पॉइंट इज दिस, another point is this, and when I apply the force from here, so with the application of force पेन का मूवमेंट होगा whatever, but the distance between these 2 particles should not change. तो ऐसी बॉडी को हम कहेंगे क्या, रिजिड बॉडी. और इसी टाइप की बॉडी पे हम अप्लाई करते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स. अब अगर कोई एक बॉडी ले लो आप, जैसे आटा, डफ या फिर क्ले, तो क्या उस पे ऐसे हो सकता है, क्ले पे आप फोर्स लगाओ तो क्या होगा, वो रिजिड है नहीं है, तो आपका जो फोर्स होगा वो उसमें जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, दैट इज फोर्स एब्जॉर्बेंट. तो उन टाइप की बॉडीज पे, डफ पे, क्ले पे हम एनालिसिस नहीं कर सकते रोटेशनल मैकेनिक्स का. किस पे करेंगे, रिजिड बॉडी पे. और इसीलिए रोटेशनल मैकेनिक्स को आप कुछ बुक्स में देखेंगे, वहां पे जो चैप्टर का नाम होता है उस चैप्टर का नाम होता है रिजिड बॉडी डायनामिक्स. क्या नाम होता है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स. दैट इज नथिंग बट रोटेशनल मोशन. तो आप चाहे रोटेशनल मोशन कहो, रोटेशनल मैकेनिक्स कहो, रिजिड बॉडी डायनामिक्स कहो, सबका सब सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इससे पहले सुना होगा और आई होप कि कुछ लोगों को इसके बारे में पता भी होगा. वरना बच्चों ये चीज ऐसी है, मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स खाली इसके फॉर्मूले रट्टे मारते हैं, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स जस्ट कॉपी कर लिया, उसको समझ लिया और जाके एग्जाम में लिख दिया. बट व्हाट एग्जैक्टली दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, वेरी फ्यू अंडरस्टैंड. सो बहुत ध्यान से देखेंगे आप, इसको समझेंगे. मैं कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए से आपको समझाऊंगा ये एग्जैक्टली होता क्या है. तो आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, एक एक चीज को समझिए, एक एक वर्ड को मेरे ध्यान से सुनिए. तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूं बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली, इवन क्रिस्टल क्लियर, व्हाट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज. स्टार्ट करते हैं. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली ये 2 टर्म्स का कॉम्बिनेशन, एक तो है मोमेंट, दूसरा इनर्शिया. पहले बात करते हैं इनर्शिया की, उसके बाद मोमेंट पे आते हैं. तो पहले समझते हैं ये इनर्शिया है क्या. सबसे पहले ये समझते हैं इनर्शिया क्या है. तो देखो
इनर्शिया कहते हैं एबिलिटी टू डू नथिंग। अजीब सा लग रहा है ना देख के, एबिलिटी टू डू नथिंग, कुछ भी ना करने की एबिलिटी, इसका क्या नाम है? इनर्शिया। अच्छा, एक और चीज, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट और टेंडेंसी टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले मैंने बताया एबिलिटी टू डू नथिंग, कुछ भी ना करने की एबिलिटी, इसका क्या नाम है? इनर्शिया। यूनिवर्स की हर बॉडी के पास इनर्शिया होता है, किसी का इनर्शिया ज्यादा होता है, किसी का इनर्शिया कम होता है। लेकिन सर इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। यूनिवर्स की हर बॉडी ये हमेशा रेस्ट पे रहना चाहेगी, मोशन में जाना नहीं चाहेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, इट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट। या अगर मैंने इसको मोशन प्रोवाइड कर दिया और ये कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है, तो इट विल ट्राई टू रिमेन इन दैट कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन until and unless I apply some force to stop it. This is what is inertia. अब इसी चीज को पहले एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन से हम लोग समझते हैं, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट आपको बहुत जगह मिलेगा, ये बुक्स वगैरह के अंदर, यूट्यूब में वीडियो भी मिलेंगे। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, एंड दैट इज, आपने सुना होगा, कार्ड एंड कॉइन एक्सपेरिमेंट। कार्ड एंड कॉइन एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, आप घर पे भी कर सकते हो। देखो उसमें हम लोग करेंगे क्या, यहां पे देखो आप सब, यहां पे मेरे हाथ में एक ग्लास है और ये एक कार्ड है, ठीक है। मैंने इस कार्ड को इस ग्लास के ऊपर रखा है ऐसे, और मेरे पास एक कॉइन है। इस कॉइन को मैंने प्लेस किया यहां पे इस कार्ड के ऊपर, विजिबल है? तो बहुत सिंपल है, हमने एक ग्लास लिया, एक कार्ड लिया, कार्ड को इसके ऊपर रखा और कॉइन को फिर इस कार्ड के ऊपर रखा। अब हम क्या करेंगे, मैं इस कार्ड को फ्लिक करूंगा, आप देखिए क्या होता है। आई एम गोइंग टू फ्लिक दिस कार्ड एंड यू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। सो सी, देखो मैंने इस कार्ड को फ्लिक किया, तो फ्लिक होने के बाद ये जो कॉइन है, क्या वो बाहर गिरा? नहीं, इट फॉल्स इनसाइड द ग्लास। फिर से देखो एक बार, देखो एक ग्लास है, इसके ऊपर कार्ड रखा आपने और कॉइन को रख दिया यहां पे, और आपको क्या करना है, इस कार्ड को फ्लिक करना है। देखो हो क्या रहा है, जैसे मैंने कार्ड को फ्लिक किया तो ये जो कॉइन था, होना ये चाहिए था लॉजिकली कि कॉइन भी आगे जाता और आगे जाके गिर जाता, लॉजिकली होना ये चाहिए था। बट व्हाट हैपेंड एक्चुअली, दिस कॉइन फॉल्स इनसाइड द ग्लास, दैट मीन्स दिस कॉइन ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट। वो कार्ड के साथ आगे जाना नहीं चाहता, वो चाहता है मैं रेस्ट पे रहूं। तो वो रेस्ट पे था, कार्ड नीचे से निकल गया और कॉइन ग्लास के अंदर गिर गया। सो एबिलिटी टू डू नथिंग, एबिलिटी टू रिमेन एट रेस्ट, यूनिवर्स की हर बॉडी के पास ये एबिलिटी होती है। वो हमेशा अपनी रेस्ट पोजीशन मेंटेन रखना चाहता है, चेंज करना नहीं चाहता, और उसी प्रॉपर्टी, उसी एबिलिटी, उसी टेंडेंसी का नाम इनर्शिया है। क्या आप बात अच्छी तरह समझ गए? चलिए एक और एग्जांपल से आपको बात समझाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडी है, इसका मास है 100 kg और एक दूसरी बॉडी जिसका मास है 50 kg। एक 100 kg वाला और एक 50 kg वाला। मैंने एक 10 साल के बच्चे को बुलाया और मैंने बोला इन दोनों बॉडीज को आपको पुश करना है, यानी ये रेस्ट पे है, इनको मोशन में लाना है। अब ये 10 साल का बच्चा इस बॉडी पर भी फोर्स अप्लाई करता है और इस बॉडी पर भी फोर्स अप्लाई करता है। अब क्वेश्चन आपसे यह है, मुझे बताइए किस बॉडी को मूव करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगेगा?
ऑब्वियसली 100 kg वाली जो बॉडी है, इसको मूव करने के लिए द रिक्वायरमेंट ऑफ एफर्ट, दैट इज फोर्स, इज मोर. व्हाई? बिकॉज दिस बॉडी हैज हायर इनर्शिया. इस बॉडी का इनर्शिया कैसा है? हायर है. और इसको मूव करने के लिए एफर्ट कैसा लगा? कम लगा. व्हाई? बिकॉज दिस बॉडी हैज लोअर इनर्शिया. तो इससे एक बात आपको समझ में आ गई, इसका मास ज्यादा था इसलिए फोर्स ज्यादा लगा. क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा था. इसका मास कम था, फोर्स कम लगा. क्यों? इसका इनर्शिया लोअर था. तो एक बात सर समझ गए हम, टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट. ये नहीं समझ में आ रहा है टेंडेंसी टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन. भाई किसी को आप मोशन दे दो तो वो अपने मोशन में रहना चाहेगा. देखो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो समझो. यहां पे मैंने इस 100 kg वाले 50 kg वाले बॉडी दोनों को लिया और दोनों को सेम स्पीड मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर. कितनी स्पीड? 50 किलोमीटर पर आवर से इसको मूव कराया इस डायरेक्शन में. फिर मैंने 50 kg वाले को लिया और उसको भी सेम डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कराया. अब ये दोनों बॉडी 100 वाली और 50 kg वाली दोनों मूव हो रही है सेम स्पीड से. कितनी स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर. अब मैंने क्या किया, मैंने एक बंदे को बुलाया और मैंने कहा भाई तेरे को करना ये है कि इन दोनों बॉडीज को रोक. दे आर मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर. स्टॉप दीज टू बॉडीज. अब मुझे आप ये बताइए, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, इसका मास 100 kg, इसका मास 50 kg. किसको रोकने के लिए एफर्ट ज्यादा लगेगा? हु विल रिक्वायर द मोर एफर्ट टू स्टॉप? ऑब्वियसली 50 किलोग्राम वाली बॉडी को रोकने के लिए एफर्ट ज्यादा लगेगा, बिकॉज इट्स टेंडेंसी टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन इज मोर. इट्स टेंडेंसी टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन इज मोर. व्हाई? बिकॉज इट्स मास इज मोर, एंड सिंस इट्स मास इज मोर, इट्स इनर्शिया इज हायर. उसी तरह 50 किलोग्राम वाली बॉडी, इसको रोकने के लिए मुझे एफर्ट कम लगा ना. Why? Because its tendency to remain in uniform motion is less. Why? Because its mass is less, and since its mass is less, its inertia is lower. तो higher mass, higher the inertia, lower mass, lower the inertia. तो जिस बॉडी का inertia high होगा, it is difficult to start and it is difficult to stop also. एंड जिस बॉडी का इनर्शिया कम होगा, लोअर होगा, इट इज इजी टू स्टार्ट एंड इट इज इजी टू स्टॉप ऑल्सो. तो हमने क्या कंक्लूड किया इससे? पहली चीज, हायर मास, दैट इंप्लाइज दैट हायर इनर्शिया. सिमिलरली लोअर मास एंड लोअर इनर्शिया. फिर हमने देखा अगर इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया अगर हाई है तो क्या होगा? पहले मैं इसको रब कर देता हूं. ये आप समझ गए. आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए. इसको भी लिख लो. कार्ड एंड कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट सिंपल वर्ड्स में आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो उसको, क्योंकि उसको आपको इससे रिलेट करना है. और फिर ये डायग्राम बना के आप लिख लो अगर आप चाहो तो. ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखने जा रहा हूं जो आपको याद होना चाहिए. वो चीजें क्या है सुनो. यहां पे हमने देखा हायर द मास देन हायर द इनर्शिया. और अगर इनर्शिया हायर है मीन्स द बॉडी इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप. उसी तरह अगर लोअर द मास, मास कम है तो क्या होगा? लोअर द इनर्शिया, इनर्शिया कम होगा. और अगर इनर्शिया कम है
then such bodies are easy to start and easy to stop. This is all about inertia. तो इनर्शिया ज्यादा होगा तो डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टॉप, और अगर इनर्शिया कम है मतलब मास कम है मतलब इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू स्टॉप. अब आ जाओ आगे. अब क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग इनर्शिया तो नहीं पढ़ रहे, आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. इट इज नॉट इनर्शिया, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, देखो मैंने इनर्शिया इसलिए पढ़ा है कि आपको पहले इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. अगर इनर्शिया नहीं पता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप नहीं समझ सकते इजीली. तो पहले इनर्शिया अच्छे से समझ में आना चाहिए. इनर्शिया किसे कहते हैं? एबिलिटी टू डू नथिंग, टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट और टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन. बाय द वे ये जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, क्या इस पॉइंट से आपको कुछ दिमाग में क्लिक हुआ? एक चीज आपको क्लिक होना चाहिए. क्या? इसको लिख लो, मैं इसको रब करने जा रहा हूं. पॉज करो, लिखो इसको. मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ रहा हूं, मुझे बताइए वो क्या है. एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external unbalanced force is applied on it. Every body remains at rest or in uniform motion until and unless an external unbalanced force is applied on it. क्या है ये? वेरी गुड, जिन लोग को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है. दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ. अरे न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो भी इनर्शिया की बात करता है. हर बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी. कब तक? जब तक उसको बाहर से फोर्स अप्लाई करके या तो उसको मोशन में ना लाओ या तो उसको ना रोक दो. दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ. और इसी वजह से न्यूटन सेकेंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. ये एमसीक्यू के अंदर 10th के एमसीक्यू के अंदर पूछा गया था, हो सकता है आपको भी पूछा जाए. सो इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. ठीक है, ये एक बात बीच में आगे मैंने आपको समझा दी. अगेन कम टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सर वी आर स्टडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नॉट द इनर्शिया. सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इन सिंपल वर्ड्स, inertia, this term is related to linear motion, and moment of inertia, this term is related to rotational motion. फिर से एक बार क्या बोला मैंने? inertia, और यहां पे मैं लिख रहा हूं moment of inertia. inertia ये जो टर्म है, this term is related to linear motion, and moment of inertia, this term is related to rotational motion. आप बोलेंगे सर आपने तो खाली रिलेट कर दिया, मीनिंग समझ में नहीं आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है. कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी ले लो, मान लो ये पेन रेस्ट पे है. मैंने क्या किया, इस पेन को यहाँ पे फिक्स किया, इसको मैंने यहाँ पे हिंच किया और मैं यहाँ पे टॉर्क अप्लाई कर रहा हूँ इसको घुमाने के लिए. व्हाट आई एम डूइंग? आई एम अप्लाइंग टॉर्क टू रोटेट दिस. सो व्हेन आई एम अप्लाइंग टॉर्क टू रोटेट दिस विल प्रोवाइड सम रेजिस्टेंस. अरे ये रेस्ट पे था, ये घूमना नहीं चाहेगा, लेकिन मैं उसको घुमा रहा हूँ, तो रोटेशनल मोशन को जो रेजिस्ट करने की एबिलिटी इस पेन के अंदर है उसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फिर से एक बार इनर्शिया पे आओ, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे लेके जाता हूं. मान लो यही पेन है, इसका मास है m, मैं इसको लीनियर डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं. तो लीनियर डायरेक्शन में जब मैं इसको मूव कराऊंगा तो ये अपने मास की वजह से कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, उसका क्या नाम है? इनर्शिया. अब मैंने इस पेन को जगह पे रखा है और मैं इसको घुमाने जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू रोटेट दिस. तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो घूमेगा इजीली नहीं, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. तो जिस तरह लीनियर मोशन में इनर्शिया रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसी तरह रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टर्म रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है.
दोनों रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इनर्शिया भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, बट इनर्शिया इज रिलेटेड टू लीनियर मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन। किसी भी बॉडी को घुमाने के लिए जो रेजिस्टेंस आता है, या अगर कोई बॉडी घूम रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसको रोकने के लिए जो एफर्ट लगता है, इट इज ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए? जिस तरह लीनियर मोशन में कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मूव कराने के लिए एफर्ट लगेगा, या मूव कर रही है तो रोकने के लिए एफर्ट लगेगा, व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। उसी तरह कोई बॉडी रुकी हुई है, उसको घुमाने के लिए एफर्ट लगेगा, या घूम रही है तो रोकने के लिए एफर्ट लगेगा, व्हाई? बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक क्वेश्चन नॉर्मली बच्चों आपके दिमाग में आ सकता है, और वो क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज सर, जो इनर्शिया है और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दोनों का काम तो सेम है, दोनों ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये टर्म अलग अलग करने की जरूरत क्यों थी? लीनियर मोशन वाले को हमने इनर्शिया नाम दिया, रोटेशनल मोशन वाले को मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम दिया, टर्म अलग अलग करने की जरूरत क्यों थी? अरे दोनों ही इनर्शिया है, दोनों ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर मास, है ना? देखो, टर्म अलग अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अलग से लाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह मैं आपको समझाने जा रहा हूं अगेन विथ सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन। और ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद होगा, जब मैं आपको टॉर्क पढ़ा रहा था, उस टाइम मैंने डोर वाला एग्जाम्पल आपको दे के समझाया था बात को। तो चलो फिर से एक बार वो डोर वाला एग्जाम्पल को समझते हैं। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये आपके सामने डोर है, क्लास का डोर दिख रहा है और उसका हैंडल भी आपको दिख रहा है। आप देखें यहाँ पे मैं डोर को ओपन कर रहा हूँ, तो इस डोर को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैंडल यहाँ पे लगा होता है। आपने देखा होगा, जितने भी डोर आपने देखे होंगे, सबका हैंडल यहाँ पे होता है। कोई डोर ऐसा देखा जिसका हैंडल यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से खोल रहे हो, नहीं, हैंडल यहाँ पे होता है। क्यों? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम हैंडल को जितना दूर रखते हैं उतना कम एफर्ट लगता है। अब मुझे इसको खोलना है, तो मैंने इसको प्रेस किया और मैंने इसको यहाँ से पुश किया, ये आराम से खुल गया। What happened if I open the handle like this and I apply the force over here to open this? Obviously, इस कंडीशन में मुझे फोर्स ज्यादा लगेगा, है या ना? Obviously, अगर मैं अपने हाथ को और अंदर ले जाऊं और अंदर से उसको ओपन करने का ट्राई करूं डोर को, तो क्या होगा? एफर्ट और ज्यादा लगेगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये बात क्लियर है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, इसको घुमाने के लिए एफर्ट उतना कम लगेगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना अंदर जाऊंगा, जितना अंदर जाऊंगा, उतना ही इसको ओपन करने के लिए एफर्ट ज्यादा लगेगा। यह बात आपके दिमाग में आ गई? ओके, अब हम लोग जरा समझते हैं। एक्सपेरिमेंट अभी आपके दिमाग में है, अभी हम लोग इसको समझते हैं कि इन दोनों कंडीशंस में हुआ क्या। देखो, जो सबसे पहली कंडीशन थी वो ये थी कि ये डोर था और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था और ये हैंडल यहाँ पे था। मैंने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, तो मुझे एफर्ट क्या लगा? लेस। सेकेंड कंडीशन में मैंने फोर्स को यहाँ अप्लाई करने की बजाय यहाँ अंदर अप्लाई किया, तो मेरा एफर्ट क्या हुआ? बढ़ गया। एफर्ट बिकम्स मोर। क्या आपने एक बात गौर किया? अरे इन दोनों कंडीशन में इस पर्टिकुलर डोर का जो मास था, इस पर्टिकुलर डोर का जो मास था वो तो सेम था। मास was completely same in both the conditions. In this condition, the mass was whatever the mass of the door is, let's say 50 kg. In this condition, when I apply the force over here, again the mass is same. सर, अगर मास सेम है तो एफर्ट कम ज्यादा क्यों लग रहा है? मास सेम है तो एफर्ट सेम लगना चाहिए। मास बदला नहीं है तो एफर्ट कम ज्यादा क्यों लग रहा है? इससे एक बहुत पंच लाइन, एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको पता चली कि रोटेशनल मोशन में खाली मास इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, बल्कि वहां पे डिस्टेंस भी कोई चीज होती है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छी तरह आप बात समझे? लीनियर इनर्शिया जो होता है, ये वाला इनर्शिया, लीनियर मोशन, वहां तो मास इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। बट रोटेशनल मोशन में ऐसा नहीं है। सिर्फ मास का टर्म वहां नहीं है, वहां पे डिस्टेंस भी मैटर करता है। डिस्टेंस ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर, और इसीलिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल वाले मोशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अलग से लाने की जरूरत पड़ी।
अब बात समझे अच्छी तरह। इसीलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया को अलग कहते हैं, क्योंकि इनर्शिया खाली मास पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पे नहीं, मास के साथ साथ वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिपेंडेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा, बताइए किस पे डिपेंड करेगा? देयर आर टू टर्म्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिपेंड फर्स्ट टर्म इज मास, मास पे डिपेंड करेगा भाई, मास ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, और उसी के साथ साथ ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो ये वाली लाइन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको चलो एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कहानी है। मेरे सामने तीन मास है, एक मास है m1, m2 और m3। एक बॉडी है जो इन तीन मास से मिलकर बनी है। जस्ट इमेजिन एक बॉडी है जो तीन मास m1, m2, m3 से मिलकर बनी है। मैंने यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स कर लिया इस तरह से, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ आई वांट टू रोटेट दिस बॉडी, सो व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई द टॉर्क। बॉडी को घुमाने के लिए टॉर्क लगता है, याद रखना, लीनियर मोशन प्रोवाइड करने के लिए फोर्स लगता है, घुमाने के लिए टॉर्क लगता है। आई विल अप्लाई द फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस विच बिकम्स टॉर्क। सो मैंने अप्लाई किया टॉर्क इसको घुमाने के लिए, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन। दूसरा क्या किया मैंने, सेम बॉडी लिया, यही वाली सेम बॉडी, दो आई एम नॉट मेकिंग द सेम डायग्राम, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। और मैंने इन तीनों मास m1, m2 और m3 को मिला लिया, मैंने तीनों को नजदीक ले लिया। पहले वो दूर दूर थे, अब मैंने क्या किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से नजदीक पास ले लिया, और फिर मैंने अप्लाई किया फोर्स, एंड दैट फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस बिकम टॉर्क। तो मैंने टॉर्क अप्लाई किया इस पे घुमाने के लिए। आप मुझे बताइए इन दोनों सिचुएशन में, सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2, इन दोनों सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन में सबसे ज्यादा एफर्ट लगेगा? आप बता सकते हैं ज्यादा एफर्ट कहां लगेगा, सिचुएशन नंबर 1 में या सिचुएशन नंबर 2 में? कहां पे मेरा एफर्ट ज्यादा होगा? Obviously, in situation number 1 the effort is more, in situation number 2 the effort is less, because mass came closer. Correct na? Now come to this line. Moment of inertia also depends on distribution of mass from the axis of rotation. Distribution of mass from axis of rotation. So I hope inertia and moment of inertia both are crystal clear to you. Again, if you want more elaboration, आपको नहीं समझा, you can ask me by WhatsApp, Telegram, whatever, I can explain you. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया, किस पे डिपेंड करता है वो भी समझ में आ गया। What is the formula? How to find moment of inertia of a given body? भाई एक बॉडी आपको दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे? चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अब हम समझते हैं एक सिंपल डेरिवेशन से। डेरिवेशन बहुत इजी सा है। उसके लिए आपको कंसीडर करना एक बॉडी और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये एक एक्सिस है और ये बॉडी है। ये बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे। दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बॉडी एंड बॉडी इज मूविंग लाइक दिस। एंड लेट्स से ऑन दिस बॉडी देयर इज मास m1, देयर इज मास m2, देयर इज मास m3 एंड इसी तरह m4, m5, m6, बहुत सारे मास होंगे बॉडी में, और n नंबर ऑफ मास का जो है उसको मैं लेता हूं mn। दिस बॉडी हैज मास m1, m2, m3 एंड mn। अच्छा बच्चों, आपको याद है फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv²। ये आप जानते हो, करेक्ट ना? अच्छा, लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दोनों में क्या रिलेशन है? सर्कुलर मोशन। रिवाइज करो, आपको याद होगा v इज इक्वल टू r ओमेगा,
है ना, ओमेगा आर या आर ओमेगा आप पढ़ चुके हो। व्हाट हैपेंड इफ आई पुट वी ओवर हियर, अगर मैं v की जगह आर ओमेगा उसकी वैल्यू डालूं तो क्या होगा, देखो ऐसा होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, v की जगह रख दिया आर ओमेगा और उस पर लगा दिया स्क्वायर, ये बन गया हाफ एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है, हाफ एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो। सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर। देखो अगर ये बॉडी रोटेट हो रही है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड में, तो ये मास लीनियर वेलोसिटी v से आगे जाएगा, ये v से आगे जाएगा v2 से, और मास m3 लीनियर वेलोसिटी v3 से आगे जाएगा, करेक्ट है। लेकिन ओवरऑल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी सेम रहेगी, याद रखना, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी लेकिन लीनियर वेलोसिटी सब मास की, सब पार्टिकल की अलग रहेगी। सर ऐसा क्यों, एंगुलर वेलोसिटी सेम, लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग? अरे आप जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी v ये r ओमेगा होती है, इट डिपेंड्स अपॉन r एंड ओमेगा। चलो मान लिया ओमेगा तो सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, बट व्हाट अबाउट डिस्टेंस? अरे सबका r अलग अलग, इसका r ये r1, इसका डिस्टेंस r2, इसका डिस्टेंस r3, इसका डिस्टेंस rn, तो सबका v भी अलग होगा ना, इसका v v1, इसका v v2, इसका v v3 और उसी तरह इसका v vn हो सकता है ना, सही है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, I am trying to find the total kinetic energy of the body. Now total kinetic energy of the body will be kinetic energy of mass 1 plus kinetic energy of mass 2, kinetic energy of mass 3 up to kinetic energy of mass n. Okay, kinetic energy का फॉर्मूला हाफ m v1 स्क्वायर हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ m v3 स्क्वायर एंड प्लस हाफ एम वी एन स्क्वायर। अगर मैं सब v की जगह आर ओमेगा डाल दूं, आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा, तो क्या ये बन जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर? अभी मैंने आपको करके बताया। सो लेट अस पुट, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर हाफ एम, v की जगह आर ओमेगा रखूंगा तो इट बिकम्स आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम आर टू स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम आर थ्री स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ, ये जो ओमेगा है, ओमेगा के साथ मैंने 1 2 3 नहीं लिखा, रीज़न, अरे ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है और वो कांस्टेंट है, वो सबकी कांस्टेंट है, पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, उसका फॉर्मूला थीटा बाई टी है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, वो सब पार्टिकल के लिए कांस्टेंट है। आर यू गेटिंग मी? तो इसके लिए ओमेगा के साथ 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है। अब इस टर्म में जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, भाई कौन कौन कांस्टेंट है? हाफ कांस्टेंट, एम कांस्टेंट और ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है ना, लेकिन बीच में एम, अच्छा यहाँ पे मैंने एम के साथ भी नहीं लिखा, m1 m2 m3 और mn। मास सबका कांस्टेंट नहीं है, सारे पार्टिकल का मास अलग अलग है, ठीक है। तो मैंने हाफ को बाहर ले लिया और मैंने m को फिर बाहर नहीं ले सकते क्योंकि m सबका अलग अलग है, हाफ को बाहर लिया मैंने और ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लिया क्योंकि ओमेगा सबका सेम है। क्या चीज़ डिफरेंट है वो ब्रैकेट में लिखते हैं हम, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, है ना। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, हाफ एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है बच्चों, पहला मास उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, दूसरा मास उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, तीसरा मास उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, चौथा मास उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। मैं इसको कंबाइन करके लिख सकता हूं समेशन के फॉर्म में। समेशन एक मैथ्स वाला पार्ट है। जब भी इस तरह की कोई चीज आती है, कोई चीज 1 से लेके n तक सीरीज में वेरी होती है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ऑल मासेस m एंड समेशन ऑफ ऑल डिस्टेंस का स्क्वायर। और फिर इस मास के साथ हम लोग लिखते हैं i और r के साथ भी हम लोग लिखते हैं i। सर ये i क्यों लिखा? i इसलिए लिखा क्योंकि हर मास सेम नहीं है, सब मास अलग है, ये 1, ये 2, ये 3, ये n,
उसी तरह हर डिस्टेंस अलग है, ये 1, ये 2, ये 3, ये n, तो मैं लिखूंगा समेशन ऑफ MI/RI। अब ये भी बताना पड़ेगा ये I क्या है, तो आप लिखेंगे I इज फ्रॉम 1 to n। देखो I क्या है, 1 से लेके n तक, है ना, ये लिमिट डालते हैं हम, I इज इक्वल टू 1 to n, सो I इज 1 to n सब्मिशन MI/RI का स्क्वायर, दिस इज पूरा ब्रैकेट वाला टर्म। इतना समझे। अब आगे देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ओमेगा स्क्वायर है, क्या इसको मैं ब्रैकेट वाले टर्म के उस साइड लिखूं? बेटर ये रहेगा मैं स्टेप को यहां करता हूं। सुनो, यहां पे मैंने हाफ एज इट इज लिखा, ब्रैकेट वाला टर्म पहले लिखा, सब्मिशन I इक्वल टू 1 to n MI/RI का स्क्वायर और साथ में ओमेगा स्क्वायर। सर ऐसा लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? सुनो क्यों पड़ी। हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और ये भी क्या मिली हमको? टोटल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज नथिंग बट टोटल काइनेटिक एनर्जी। ओके, बट दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, करेक्ट ना? नाउ कम टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन। आप देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? हाफ एम वी स्क्वायर। और यहां क्या फॉर्मूला है? हाफ दिस टर्म ओमेगा स्क्वायर। वहां भी हाफ है, यहां भी हाफ है। वी स्क्वायर वहां पे है, ओमेगा स्क्वायर यहां पे है। वी क्यू है वहां पे, वो लीनियर वेलोसिटी है, यहां पे ओमेगा क्यू ये एंगुलर वेलोसिटी है। क्या बचा? मास वाला टर्म। वहां पे स्मॉल m है और यहां पे सबमिशन I इक्वल टू 1 to n MI/RI स्क्वायर। दिस टर्म इज नथिंग बट, दिस टर्म कैन बी रिटन एज I and omega square as it is, and this term I is nothing but moment of inertia. This term I is nothing but moment of inertia. देखो क्यों मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा इस टर्म को? अरे लीनियर मोशन में जो इनर्शिया प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? मास। तो रोटेशनल मोशन के अंदर मास की जगह पे ये टर्म आ रहा है, मतलब मास जो इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन है, रोटेशनल मोशन में ये इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन है, और इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एनालॉजी बिटवीन मास इन लीनियर मोशन एंड इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन? तो आपको ये लिखना पड़ेगा, यू हैव टू डिराइव दिस एंड यू हैव टू राइट लाइक दिस, कि जो काम लीनियर मोशन में मास करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इनर्शिया प्रोवाइड करता है, वही काम रोटेशनल मोशन में ये टर्म प्रोवाइड करता है जिसका नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या आप बात अच्छी तरह समझ गए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका ये वाला फॉर्मूला सबमिशन I इक्वल टू 1 to n MI/RI स्क्वायर, समझ गए ना? पक्का? ओके। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई बॉडी दी जाएगी तो आपको बॉडी के अंदर ये मास M1, M2, M3, Mn इतने सारे मास थोड़ी पता होंगे आपको, ऑब्वियसली यू डोंट नो। तो हम लोग क्या करेंगे, उन कंडीशंस में जहां मास दिया हुआ रहेगा वहां क्या करेंगे, जहां मास नहीं दिया हुआ रहेगा वहां क्या करेंगे, अगर यूनिफॉर्म मास वाली बॉडी है तो क्या करेंगे, ये सब आगे की डिटेल है। अभी के लिए आपको इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से समझ में आना चाहिए और ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? तो पॉज करो ज़रा स्क्रीन को और ये डेरिवेशन कॉपी करो, और डेरिवेशन कॉपी करने के बाद इस स्टेप के बाद ये लिखना ज़रूरी है कि जो काम मास कर रहा है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कर रहा है। तो मास की जगह क्या आ जाएगा? इनर्शिया। याद रखना, जिस तरह v की जगह ओमेगा आता है ना, a की जगह अल्फा आता है और थीटा की जगह s आता है, बिल्कुल उसी तरह m की जगह क्या आता है? I, इनर्शिया। लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन साथ साथ में लेकर चलना है आपको। सो आई एम गोइंग टू रब दिस। आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट आपको समझाने जा रहा हूं और वो पार्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? सुनो, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मिला मुझे, सबमिशन I इज इक्वल टू 1 to n MI/RI का स्क्वायर।
दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समटाइम्स ऑल्सो रिटन एज एम के स्क्वायर। क्या लिखते हैं हम लोग इसको? एम के स्क्वायर, वेर एम इज मास ऑफ द बॉडी एंड के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। एम इज मास ऑफ द बॉडी एंड दिस के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब सर ये सब क्या आ गया? रेडियस ऑफ गायरेशन। सुनो यहाँ पे, ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने बॉडी बनाया था, मास m1, मास m2, मास m3, मास mn। ठीक है बच्चों, अगर मैं ये सब मास को m1, m2, m3, mn सारे मास को एडअप कर दूं तो क्या मुझे इस बॉडी का टोटल मास कैपिटल M मिल जाएगा? तो मैंने कुछ नहीं किया, ये जो टोटल मास था, टोटल मास की जगह मैंने लिख दिया कैपिटल M। अब उसी तरह ये जो मासेस है ये R1, R2, R3, Rn डिस्टेंस पे, अलग अलग डिस्टेंसेस पे है। तो अब यहां मैं सारे डिस्टेंस को ऐड तो नहीं कर सकता ना, ऐड करूंगा तो बात अलग हो जाएगी। तो उस पर्टिकुलर चीज की जगह RI स्क्वायर की जगह हम लोग एक टर्म लाते के स्क्वायर। ये के क्या बोलता है? दिस के गिव्स द आइडिया अबाउट दैट अप टू हाउ मच एक्सटेंट these masses are distributed from the axis of rotation। ये जो के स्क्वायर का टर्म मैंने लाया, ये के स्क्वायर एक्चुअली क्या बता रहा है? ये के मुझे ये बता रहा है कि ये जो मासेस है, ये मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूर दूर बिखरे हुए हैं। अरे कॉमन सेंस की बात है, जितने दूर दूर मास रहेंगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा। मतलब कहना इसे रेडियस ऑफ गायरेशन के जितना ज्यादा रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ज्यादा रहेगा, और रेडियस ऑफ गायरेशन के जितना कम रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना कम रहेगा, है ना। सो व्हाट डज दिस के इंडिकेट्स? रेडियस ऑफ गायरेशन इंडिकेट्स दैट अप टू हाउ मच एक्सटेंट these masses, या ऐसा लिख दो, the masses are distributed from the axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मासेस कितने दूर दूर बिखरे हुए हैं उसका एक जनरल आइडिया देता है ये के वाला टर्म। इसीलिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस फॉर्मूले में भी लिखते हैं और इस फॉर्मूले में भी लिखते हैं I इक्वल टू एम के स्क्वायर। और इस फॉर्मूला बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कभी कभार न्यूमेरिकल में आपको के देगा, द रेडियस ऑफ गायरेशन इज दिस। मतलब वो रेडियस ऑफ गायरेशन से आपको आइडिया देना चाह रहा है। क्या आइडिया देना चाह रहा है? आइडिया ये देना चाह रहा है कि भाई जो बॉडी आपको दी हुई एनालिसिस करने के लिए, उस बॉडी की जो मासेस है वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से इतने दूर है। अब वो कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, वॉट एवर इट इज। लेकिन आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? इट गिव्स जनरल आइडिया अबाउट दैट कि ये मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूर है। मान लो अगर मैं इनकी पोजीशन बढ़ा दूं, ये एम वाला पार्टिकल यहाँ चले जाए, ये यहाँ चले जाए, ये यहाँ चले जाए, ये यहाँ चले जाए, तो के बढ़ जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन विल इंक्रीज। और अगर ये सब कम हो जाए, ये कम हो जाए, ये कम हो जाए, ये कम हो जाए, ये कम हो जाए, तो के भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ये R1 बड़ा हो जाए, R2 छोटा हो जाए, R3 बड़ा हो जाए, Rn छोटा हो जाए, R4 बड़ा हो जाए, R5 छोटा हो जाए, R6 R7 बड़ा हो जाए, R8 R9 छोटा हो जाए। अरे कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम में फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से k का वैल्यू आएगा। समझ गए? सो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन क्या मिली थी? हाफ I ओमेगा स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एंड फाइनली वी रीच अप टू द रेडियस ऑफ गायरेशन। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। एक समरी देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने स्टार्ट से। हमने सबसे पहले इनर्शिया समझा, इनर्शिया क्या होता है, लीनियर मोशन को जो रेजिस्ट करता है दैट इज इनर्शिया। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, रोटेशनल मोशन को जो रेजिस्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया, कैसे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी वाले डेरिवेशन से। फाइनली हम लोगों ने रेडियस ऑफ गायरेशन को समझा कि ये वो टर्म है जो ये बताता है कि मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूर 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 बिखरे हुए हैं। योर होमवर्क फॉर टुडे इज रीड योर टेक्स्ट बुक अप टू रेडियस ऑफ गायरेशन कंप्लीट। टेक्स्ट बुक को, यह आपका होमवर्क है आज का। क्या?
टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड करो यहाँ तक, रेडियस ऑफ गायरेशन तक। सेकंड, ये वाला जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन इसको एटलीस्ट 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी वाला डेरिवेशन अपने बुक के अंदर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। एंड थर्ड थिंग इज लर्न द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या करना है इसका डेफिनेशन अपनी टेक्स्ट बुक में से आपको याद करना है और अपनी नोट्स में उसको 2 टाइम्स लिखना है। होमवर्क करके आप मुझे सेंड करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में मज़ेदार टॉपिक्स के साथ। मज़ेदार वो क्या टॉपिक्स होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड करेंगे, स्फीयर का, डिस्क का, रिंग का, सिलेंडर का, रॉड का, हम लोग सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे और उस पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो कॉपी दिस एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।